औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद हम क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन का नंबर है 14.21 का पार्ट बी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 के पेपर में आ चुका है, इसलिए आपने इसको ज़हन में रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला क्वेश्चन है 14.21। मैं सैम्पलिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा आपको करवाने लगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सैम्पलिंग में सबसे पहले है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीक़ों से होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें स्टैट्स की टेक्निक्स लगा के हम सैम्पलिंग करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल वर्क करने के बाद प्रोबेबिलिटी लगाने के बाद जो सैम्पलिंग होती है उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और फिर है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जिसमें स्टैट का कोई वर्क नहीं किया जाता। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें स्टैट का कोई वर्क नहीं होता, ये पर्सनल जजमेंट के नतीजे में सैंपल लिया जाता है। ठीक है जी। यानी एक सैंपल वो जो आप स्टैट की टेक्निक लगा के हल करते हैं वो प्रोबेबिलिटी का सैंपल। एक सैंपल वो है जो आप खुद ही पर्सनल जजमेंट लगा के ले लेते हैं, उसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, इसको हल करने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो आपकी बुक में गिवन है, शेर मोहम्मद चौधरी वाली बुक। पहला है सिंपल रैंडम सैंपल, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, तीसरा है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल, फिर है क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर है मल्टी स्टेज, उसके बाद मल्टी फेज और फिर सीक्वेंशियल। इनकी डिस्कशन अभी यहाँ पे हम नहीं करेंगे। और नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पसिव एंड कोटा सैम्पलिंग। अब ये जो क्वेश्चन है 14.21 ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग को आगे हल करने के फिर तरीके हैं। अगर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें सैंपल को एलोकेट करने के कुछ मेथड हैं, सैंपल एलोकेट करने के। ठीक है जी। एक मेथड का नाम है इक्वल एलोकेशन, इसका ये फार्मूला है। दूसरा है प्रोपोर्शनल, इसका ये फार्मूला है। तीसरा है ऑप्टिमम, इसका ये फार्मूला है। चौथा है नेमर, इसका ये फार्मूला है। इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें बीएससी लेवल में। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन का है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.21 और इसका पार्ट बी। ये क्वेश्चन आया है 2019 के पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल एलोकेशन। मैंने अभी आपको एक स्केच दिखाया है एक टेबल बना के। प्रोपोर्शनल एलोकेशन किसका कंसेप्ट है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल का। ये भी उसने बता दिया। यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमने करनी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ये वाली, लेकिन जो सैंपल सेलेक्ट करना है हमने उसका मेथड होगा प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ठीक है। मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन लिखने से पहले प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू NI इंटू N और फिर इंटू कैपिटल NI ओवर N। आई का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज। ये बेसिकली सैम्पल्स के सब सैम्पल सेलेक्ट करने का तरीका होता है। तो ये आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये ब्लैक पेंसिल से जो लिखा हुआ ये क्वेश्चन है सारा। वो कहता है सिलेक्ट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। अब ये देखें, वो अगर सिंपल रैंडम सैंपल का क्वेश्चन हो तो वो बताएगा, स्ट्रेटिफाइड का होगा तो वो भी बताएगा। ठीक है जी। तो जितने भी पेपर्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का स्ट्रेटिफाइड में। तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर समझना है। कहता है सिलेक्ट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज 8 बाय प्रोपोर्शनल एलोकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड फाइंड क्या करना है, सैंपल मीन। एक तो सैंपल मीन फाइंड करना है, दूसरा एस्टिमेटेड ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का
का एस्टिमेटेड मीन फाइंड करना है, सिर्फ पॉपुलेशन मीन नहीं है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है। ये डाटा गिवन है स्ट्रैटम, इसमें स्ट्रैटम बेसिकली स्ट्रैटम क्या होगा, जो डाटा होता है ना उसको हम ग्रुप्स में तोड़ते हैं और उसको हम स्ट्रैटम कहते हैं। स्ट्रैटम 1 एक ग्रुप है, स्ट्रैटम 2 दूसरा ग्रुप है, स्ट्रैटम 3 तीसरा ग्रुप है। ये देखिएगा, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा। ये क्वेश्चन का हिस्सा है सारा। ज़्यादा ग्रुप्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी हो। तो स्ट्रेटिफाइड का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि इसमें हम डाटे को ग्रुप्स में तोड़ते हैं। अब ये देखिएगा, सबसे पहले तो उसने हमसे कहा था कि ये सॉल्यूशन में देखें, उसने कहा था कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन लगाएं तीनों स्ट्रैटम पे, स्ट्रैटम 1, स्ट्रैटम 2, स्ट्रैटम 3। तो ये देखिएगा फार्मूला ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, यही फार्मूला मैं नीचे लिखता हूँ। अब आई का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज़ हैं क्योंकि 3 स्ट्रैटम है, ठीक है जी। तो आई पहले 1 पुट होगा, फिर 2, फिर 3। तो ये देखें, पहले के लिए यहाँ पे था एन, फिर कैपिटल एन, 1 आई था, तो यहाँ पे 1 है तो पहला 1 आ जाएगा, फिर ये एन। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल एन क्या है, एन 1 क्या है और स्मॉल एन क्या है। ये देखिएगा बेटा, ये देखें एन का आपको पता चल गया, एन क्या है, एन बराबर है 8 के, ये गिवन है। कैपिटल एन क्या है, इन सारी वैल्यूज़ को गिन लें। ये देखें, स्ट्रैटम 1 में है 1 2 3 4 वैल्यूज़, स्ट्रैटम 2 में 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 10, 11 12 13 13 14 15 और 16। यानी सारे स्ट्रैटम्स की वैल्यूज़ को अगर प्लस करें तो वो बनता है कैपिटल एन। कैपिटल एन बराबर आ गया 16 के। अब ये स्मॉल एन क्या है, ये पहले स्ट्रैटम की तादाद है। तो ये देखें, ये स्ट्रैटम 1 आ गया, इसकी तादाद ये यहाँ पे लिख दी n1, ये मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। ये देखिएगा n1 विच इज़ इक्वल टू 4। ये कैसे पता चला है, ये स्ट्रैटम 1 की तादाद है। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक हो गया। आई होप कि आपको बात की समझ आ गई है। और स्ट्रैटम 2 का फिर n2 हो जाएगा, वो ये लिख दिया n2। स्ट्रैटम 2 में 6 वैल्यूज़ हैं और स्ट्रैटम 3 में भी 6 वैल्यू हैं, तो n3। तो आई होप कि आपको कैपिटल N1, कैपिटल N2, कैपिटल N3 की भी समझ आ गई है। उसके बाद अब हमने इसमें पुट कर देते हैं। ये देखें, ये तो 8 के बराबर था, ये 8 आ गया। फिर ये कैपिटल N1, ये स्ट्रैटम 1 की तादाद थी, ये 4 के बराबर आ गया। फिर कैपिटल N, तीनों स्ट्रैटम की टोटल तादाद थी वो 16 के बराबर है। तो इसको हल किया, इस सारे को हल करके रिजल्ट आया 2, तो N1 आ गया 2। इसी तरह दूसरे में बाकी वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, ये n और ये कैपिटल N, ये दोनों सेम रहेंगे। जो फ़र्क आएगा वो इसका आएगा, क्योंकि ये स्ट्रैटम 2 की तादाद है। स्ट्रैटम 2 की तादाद 6 थी, ये पुट किया, फिर इस सारे को हल किया तो रिज़ल्ट आ गया 3। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई है। इसी तरह n3 हमने निकाला है, यहाँ पे n3 की वैल्यू ये भी 6 थी, तो ये पुट कर दी हमने। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिएगा, हमने डिस्कशन में प्रोपोर्शनल एलोकेशन की मदद से सब सैंपल्स फाइंड कर लिए, यानी n1, n2 और n3। अब आगे क्या करना है हमने, अब हमारा टास्क है बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो कहता है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटेड मीन। ये पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटेड मीन क्या चीज़ है बाद में देखते हैं, पहले सैंपल का मीन निकालते हैं। ये देखिएगा, अब ये जो स्मॉल n1 है, ज़रा गौर कीजिएगा, बात समझने वाली है। एक और बात बेटा, ये जो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में करवा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, इसलिए आपने इसको तवज्जो से सुनना है। ये जो n1 आया है ये बेसिकली स्ट्रैटम 1 का आया है, स्ट्रैटम 1 से।
और ये जो N2 है ये स्ट्रैटम 2 से आया है, और ये जो N3 है ये स्ट्रैटम 3 से आया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटम 1 का जो N1 की वैल्यू 2 निकालिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटम 1 से कोई सी दो वैल्यूज़ उठा लें, रैंडमली कोई सी भी दो उठा लें, कोई भी आप उठा सकते हैं दो वैल्यूज़। एक है 3 है, एक 6 है, एक 14 है, 4 है और एक 7 है। इसमें से मैं कोई सी भी दो वैल्यूज़ उठा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाली दो वैल्यूज़ उठा ली हैं, x12 विच इज़ इक्वल टू 6 और x14 विच इज़ इक्वल टू 7। मैंने ये दो वैल्यूज़ उठा के ये यहाँ पे लिख दी हैं स्ट्रैटम 1 की। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई। इसी तरह ये जो N2 है ये आया है, इसका रिज़ल्ट आया 3, और ये N2 हमने निकाला था स्ट्रैटम 2 में से। इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटम 2 में से कोई सी तीन वैल्यूज़ उठा लें। तो इसमें से कोई सी भी तीन वैल्यूज़ उठा लेते हैं। तो मैंने जो तीन वैल्यूज़ उठाई हैं वो हैं 12, 16 एंड 20, यानी ये वाली तीन वैल्यूज़ मैंने उठाई हैं, 12, 16 एंड 20। आपकी मर्ज़ी है कोई भी उठा लें। ये देखें 12, 16, 20 ये मैंने उठा लिया। ही होगा आपको इस बात की भी समझ आ गई है। उसके बाद ये जो N3 है ये है स्ट्रैटम 3 से। इसका मतलब है कि इस स्ट्रैटम में से भी तीन वैल्यूज़ उठा लें, तो कोई सी भी तीन उठा लें। मैंने उठाई हैं 16, 21 और 26। ये देखें 16, ये 16, 21 और ये 26, ये तीन वैल्यूज़ मैंने उठा ली। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर है। अब सैम्पल मीन का फार्मूला, क्योंकि पहली चीज़ तो हमने जो फाइंड करनी थी वो ये थी। वो है सैम्पल मीन। ये है सैम्पल मीन का फार्मूला। हमने जो सैम्पल्स निकाले हैं ना, ये निकाले हैं, ये देखें नहीं, सब सैम्पल्स। स्ट्रैटम 1 में से हमने दो वैल्यूज़ निकाली, स्ट्रैटम 2 में से हमने तीन वैल्यूज़, और स्ट्रैटम 3 में से भी तीन वैल्यूज़। इन सब को आपने जमा करना है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर लेना है, क्योंकि N1 की, N2 की और N3 की वैल्यूज़ हैं। तो N1 N2 प्लस N2 प्लस N3 तो N के बराबर होगा। इनकी वैल्यूज़ को जमा करनी है, बनेंगी 6, 3, 3 6 और 2 8। तो ये देखें 6 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 26, इन सारी वैल्यूज़ को कर दिया प्लस, ये देखें, और टोटल पे डिवाइड कर दिया। टोटल है 8। तो इनको प्लस करने से रिज़ल्ट आया 124/8। तो जब इसका फाइनल रिज़ल्ट निकाला तो वो आपके पास आ गया 15.5। ये पहला आंसर था जो हमने निकालना था। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई। अच्छा जी, ये आंसर को पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये पहला आंसर था जो हमारा आ चुका है। अब दूसरा आंसर क्या है? एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का एस्टीमेट निकालना, तो उसका फार्मूला ये होगा। ये ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है बट मुश्किल नहीं है। इस फार्मूले में देखिए 1/n, कैपिटल N। कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सम करना है किसका? NI। कैपिटल NI की तीन वैल्यूज़ हैं हमारे पास। स्मॉल x बार I, यानी x बार का मतलब है मीन, I का मतलब कि ज़्यादा मीन है। तो तीन स्ट्रैटम है तो तीन ही मीन होंगे। ये देखिए, सबसे पहली बात, ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, डिवाइड डिवाइड, ये कैपिटल N 16 के बराबर है तो इसकी जगह पर आ गया 16। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। उसके बाद ये वाली जो वैल्यूज़ हैं N की और x बार की,
ये दोनों आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करना है और जमा कर देना है, जमा करने से सम आ जाएगा। तो ये देखिएगा ज़रा, हमें इसका मतलब है एन आई की वैल्यू चाहिए और एक्स बार आई की वैल्यू चाहिए। ये देखिए ऊपर ज़रा क्वेश्चन में एन आई की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ये देखिए एन आई में एन वन बराबर है 4 के, एन टू बराबर है 6 के और एन थ्री बराबर है 6 के। तो एन कैपिटल एन आई का तो आपको पता चल गया। अब ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है एक्स बार स्मॉल। ये देखें हमने ये सैंपल बनाए थे छोटे सब सैंपल्स, तो इनका मीन ले लें। ये देखें फर्स्ट आइटम में ये दो वैल्यूज़ हैं 6 एंड 7, इन दोनों को जमा करें 2 पे डिवाइड करें तो इसका मीन आएगा एक्स बार 1। 6 + 7 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। इसी तरह ये वाली तीन वैल्यूज़ को जमा करें 12 जमा 16 जमा 20 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आंसर आएगा 16। इसी तरह इन तीनों को जमा करें 3 पे डिवाइड करें आंसर आएगा 21। तो आपके पास स्मॉल एक्स बार भी आ गए और कैपिटल एक्स बार भी आ गए। ठीक है जी, आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई। अब ये देखें यहाँ पे पहला एन वन पुट करना था, पहला एन वन 4 के बराबर है, फिर दरमियान में ज़रब पहला एक्स बार 1 जो है वो 6.5 के बराबर है, वो यहाँ पे आ गया। फिर दरमियान में क्योंकि ये सम कर रहे हैं तो ये प्लस आ गया। फिर आ गया आपके पास दूसरा एन टू है 6 के बराबर ज़रब एक्स बार 2 है आपके पास 16 के बराबर। फिर इसके दरमियान चूँकि हम इसे सम कर रहे हैं तो ये आ गया प्लस। फिर आ जाए आपके पास जो एन थ्री है वो आपके पास है 6 के बराबर ज़रब एक्स बार 3 जो है वो आपके पास बराबर है 21 के। इनको मल्टीप्लाई करें, इसे भी मल्टीप्लाई करें, इसे भी मल्टीप्लाई करें और तीनों को आपस में प्लस कर दें। तो ये देखें इसको मल्टीप्लाई किया 26 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 126 आ गया, और ये वाला जो प्लस है इधर आ गया, ये वाला प्लस इधर आ गया। आई होप कि आपको इस बात की भी समझ आ गई है। अब ऊपर वाली वैल्यू तीनों को जमा करें 16 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ गई। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास पॉपुलेशन मीन का आ गया 15.50। दूसरा आंसर ये है आपके पास। अब आप ये देखें कि ये दोनों आंसर बराबर आए हैं। अगर तो ये आंसर बराबर आए तो आपका क्वेश्चन ठीक है। मेरी बात समझ आई है? अब ये देखें इस क्वेश्चन का एंड पे आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप सैंपल लेते हैं ना, ये N1 की बुनियाद पे 2 सैंपल लेने थे स्ट्रैटम 1 में से, तो आपने अपनी मर्ज़ी के 2 वैल्यूज़ उठाई थी। तो आप लोग कोई और वैल्यूज़ उठा के भी हल कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, ये आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। मेरा मतलब है कि अगर आपने सैंपल कोई और लिए हैं तो ये दोनों रिज़ल्ट सेम होंगे, सेम डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये इनका सेम आना ज़रूरी है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई।